नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ इज़राइल, फ़लस्तीन और उसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। एक बड़ी खबर आई है इंग्लैंड से, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि इंग्लैंड में एक घटना हुई। वो घटना ये थी कि बच्चे एक प्रोग्राम में थे और वहाँ एक आदमी जिसकी उम्र 19 साल से कम थी, 17 साल का एक आदमी वहाँ पर अचानक चाकू लेकर पहुँचा और उसने कई सारे बच्चों को घायल कर दिया, जिसमें से 3 बच्चों के मारे जाने और बहुत सारे बच्चों के घायल होने की खबर है। इसके तुरंत बाद उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना हुई, ये घटना अपने आप में बेहद खतरनाक घटना थी। किसी भी मुल्क में अगर बच्चों के किसी प्रोग्राम में घुसकर और उसको मार दिया जाता है, बच्चों को परेशान किया जाता है, बच्चों को मारा जाता है, लहूलुहान कर दिया जाता है, तो ये घटना खतरनाक होती ही है। लेकिन इस घटना को अचानक इस्लाम विरोधी, इस्लामोफोबिक बना दिया गया। कुछ अकाउंट से ये पोस्ट होना शुरू हुआ कि मारने वाला जो था वो माइग्रेंट था, यानी बाहर से आया हुआ था, शरण माँग रहा था वो, और वो मुसलमान था। अब ब्रिटेन में जो नियम है उसके चलते आप अगर 18 साल से कम उम्र के अपराधी हैं तो आपका नाम ओपन नहीं किया जाता है, इसलिए उसका नाम ओपन नहीं हुआ था। इस नाम ओपन ना होने का फ़ायदा उठाया गया और उसको मुसलमान साबित करने के लिए जान लगा दी गई और उसके बाद ब्रिटेन में बाकायदा अप्रवासी जो माइग्रेंट्स होते हैं वो और मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिक नारे लगाकर लगातार तमाशा शुरू हुआ। अब आप कहेंगे आप इज़राइल और फ़लस्तीन की बात करते-करते आखिर ब्रिटेन कैसे पहुंच गए और इस्लामोफोबिक और वहां पर जो घटना हुई है उसके बारे में कैसे बात करने लगे। तो बहुत मजेदार ये है कि जब ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, तहकीकात की गई कि इन सारे दंगों के पीछे कौन था, तो एक नाम आया जिसको टॉमी रॉबिन्सन के नाम से जानते हैं। टॉमी रॉबिन्सन उन पहले लोगों में था जिन्होंने न केवल ये पोस्ट की बल्कि उसको इस्लामोफोबिक और एंटी माइग्रेंट बनाने की कोशिश की। अब ये टॉमी रॉबिन्सन कौन है? जब टॉमी रॉबिन्सन के बारे में तहकीकात की गई, देखा मैंने, ढूँढा, तो पता चला कि इस आदमी का असल नाम है स्टीफन यॉक्स्की लेनन। अब ये जो स्टीफन यॉक्स्की लेनन है, वो न केवल यहूदी है बल्कि इज़राइल के लिए काम करने वाला, मोसाद के लिए काम करने वाला एक व्यक्ति है, जो लगातार ब्रिटेन में रहकर मुसलमानों के खिलाफ भावनाओं को भड़काने का, प्रो पैलेस्टीनियन जो मूवमेंट चल रहे हैं, उन मूवमेंट को दबाने का और कुल मिला-जुला कर इज़राइल के समर्थन में माहौल बनाने का काम कर रहा है। अब आप सोच के देखिए कि ब्रिटेन के अंदर लगातार, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि चाहे लंदन हो, चाहे बाकी सारी जगह हों, लगातार फ़िलिस्तीन के समर्थन में जुलूस निकल रहे हैं, फ़िलिस्तीन के समर्थन में एनकैम्पमेंट हुए। जब मैं लंदन में था तो एक आखिरी यूनिवर्सिटी थी जिसमें एनकैम्पमेंट बचा हुआ था, बाकी जगह से एनकैम्पमेंट उजाड़ दिए गए थे। एनकैम्पमेंट का मतलब धरना, आप समझ लीजिए कि बच्चों ने वहाँ पर धरने की पूरी व्यवस्था की थी। अमेरिका से ये शुरुआत हुई थी और ब्रिटेन के भी तमाम इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ में धरने हुए और लगातार फ़लस्तीन के समर्थन में आवाज़ उठ रही है, जो ना केवल मुसलमान बल्कि वहाँ के स्थानीय लोग और बाकी लोग भी जो हैं, ये आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। अब इज़राइल ने सारी कोशिशें करके देख ली कि कैसे भी इन आवाज़ों को दबा दिया जाए। जो उसके पाले हुए एमपी हैं ब्रिटेन में और बाकी सारे लोग हैं, उन लोगों ने उन एनकैम्पमेंट को हटाने की कोशिश की, एनकैम्पमेंट हटा भी दिए गए। कोशिश की कि जो लोग रोज़ आ रहे हैं, जुलूस लगातार निकाल रहे हैं, वीकेंड्स पे जुलूस निकलते हैं, उनको सज़ाएँ दी गई। उनको सज़ाएँ दी जाएँ, उनके खिलाफ केस किया जाए, ये सब कोशिशें की। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद ब्रिटेन में खास तौर पे जिस तरह से एंटी इज़राइल एक माहौल बना है और एंटी इज़राइल से भी ज़्यादा प्रो पैलेस्टीनियन जो एक माहौल बना है, उस माहौल को तोड़ने की और उसको दूसरी तरफ बदलने की इज़राइल ने सारी कोशिशें की, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम हुई। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक घटना होती है, उस घटना में एक लड़का पकड़ा जाता है और घटना होने के कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद इस तरह की पोस्ट ट्विटर पर, टिकटॉक पर, बाकी सारी जगहों पर आनी शुरू होती हैं, जिसमें उस लड़के को मुसलमान बताया गया, उस लड़के को शरणार्थी बताया गया। एक तरह से कहिए कि उस लड़के को अरब बताने की कोशिश हुई और उसके बहाने पूरे ब्रिटेन में किसी भी तरह से इस्लामोफोबिक, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। हालत ये हुई कि लिवरपूल में एक मस्जिद को तोड़ने की धमकी दी गई और फिर वहाँ के लोकल लोग, जिनमें मुसलमान भी शामिल थे और
ब्रिटेन के रहने वाले दूसरे दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल थे, वो सारे लोग इकट्ठा हुए कि मस्जिद वगैरह हम किसी हालत में तोड़ने नहीं देंगे। हालाँकि कुछ जगहों पर नुकसान पहुँचाया गया है। अब सबके बयान आ गए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री के भी बयान आ गए हैं और भी बहुत कुछ है। तो जो मैं कहना चाह रहा था वो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो ये कि आप देखिए कि इज़राइल अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए किस लेवल तक जा रहा है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि पूरी दुनिया में किस तरह से मोसाद के एजेंट, इज़राइल के एजेंट और इस तरह का काम करने वाले लोग लगातार फ़िलिस्तीन के समर्थन में जो आंदोलन चल रहे हैं, फ़िलिस्तीन के समर्थन में जो लोग बोल रहे हैं, उनको किसी तरह से पिन डाउन करने की, उनको किसी तरह से झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मज़ेदार केस स्टडी है ब्रिटेन की, जहाँ मैंने बताया कि लेनन नाम का आदमी मार्क रॉबिन्सन बन के वहाँ पर ऑपरेट करता है और वो वहाँ पर इस पूरे मुद्दे को इस्लामोफोबिक बनाने की कोशिश कर रहा है। हुआ अंत में ये कि ब्रिटेन में जो नियम है कि 18 साल से कम उम्र के लड़के का नाम हम नहीं बताएँगे, इसके बावजूद उसका नाम बताया गया इसलिए कि इसको इस्लामोफोबिक बनने से रोका जा सके। जी, वो लड़का मुसलमान नहीं था, वो बहुत लंबे समय से इंग्लैंड में रहता है, वहीं पास के एक गाँव में रहता है, वो जहाँ ये घटना हुई है उसके पास एक गाँव में रहता है और इस कारण क्या थे, क्यों वो इतना गुस्सा था, क्यों उसने ऐसी हरकतें की, ये पता करने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि आप जानते हैं कि अमेरिका में इस तरह की घटनाएँ तो लगभग रोज़ ही देखते हैं। अब लौटते हैं मेन इज़राइल-फ़लस्तीन का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके ऊपर। मैंने कल भी आपसे बात की थी कि ईरान कब हमला करेगा, नहीं करेगा, शिया, सुन्नी इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत तमाशा शुरू हुआ है और उसमें एक इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई थी कि जॉर्डन का जो शाह है, वो और मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं सीसी, इन दोनों ने ये कहा था कि इज़राइल पर अगर कोई हमला होगा और हमारे मुल्क के रास्ते से होगा, तो हम उसको मार गिराएँगे। अब ईरान अगर इज़राइल पे हमला करता है, तो ज़ाहिर है इन मुल्कों के ऊपर से मिसाइल जाएगी, यानी एक तरह से वो इज़राइल के साथ खड़े हुए थे। अब ये बात चली रही थी, इसके बीच में ये खबर आई कि जॉर्डन के शाह ने अपने एक सीनियर मिनिस्टर को ईरान भेजा है। अब इसको लेकर चर्चा शुरू हुई कि जॉर्डन के शाह क्या मैसेज लेकर आए हैं, क्या वो इज़राइल की तरफ से कोई मैसेज लेके आए हैं या क्या लेके आए हैं? हालाँकि उन्होंने अपने बयान में यही कहा कि मेरे पास इज़राइल का कोई मैसेज नहीं है, मैं जॉर्डन और ईरान के बीच में जो बातचीत होनी है उसको लेकर आया हूँ। लेकिन माना ये जा रहा है कि जॉर्डन के उस मिनिस्टर के थ्रू इज़राइल ने कोई मैसेज भिजवाने की कोशिश की है। ये मैसेज यही हो सकता है कि ईरान हमला ना करे या कहीं न कहीं समझौता हो जाए। अब ईरान समझौता करेगा या हमला करेगा, ये समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ मिडल ईस्ट को, जितना मैं देख पा रहा हूँ, मुझे कल भी मैंने ये बात कही थी और आज भी ये बात कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ईरान मौके की तलाश में है, इंतज़ार कर रहा है, तैयारियों में है, हथियार इकट्ठा कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि रशिया से भी काफ़ी मात्रा में हथियार आए हैं और रशिया का एक बयान आया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें वो कहता है कि अगर अमेरिका हमारे दुश्मनों को लगातार हथियार देकर मजबूत करता रहेगा, सीधा इशारा उसका यूक्रेन की तरफ है, तो हम भी अमेरिका के दुश्मनों को हथियार उपलब्ध कराएँगे और आज की डेट में किसी भी हालत में अमेरिका से कम हथियार या अमेरिका से कम पैसा या अमेरिका से कम आप कह सकते हैं टेक्नीक जो है, वो रूस के पास नहीं है। मतलब रूस और अमेरिका का अगर मुकाबला किया जाए, तो शायद रूस 20 ठहरेगा, रूस के पास ज़्यादा बेहतर टेक्नीक और पैसा है। मैं आपको बताऊँ कि अभी जो मार्केट का हाल है, उसमें अमेरिका के अंदर लगातार शेयर मार्केट नीचे जा रहा है। यूरोप के तमाम देशों में शेयर मार्केट नीचे जा रहा है और ऊपर कौन जा रहा है? ऊपर जा रहा है युआन, यानी चीन की जो मुद्रा है, वो लगातार ऊपर जा रही है। आप समझ सकते हैं कि दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी है। खैर, यहाँ ये एक अलग मुद्दा हो जाएगा। मुख्य मुद्दे पे रहते हैं कि ईरान को लगातार कोशिश की जा रही है ये समझाने की कि वो किसी भी हाल में इज़राइल पर हमला ना करे। अब ईरान के पास रास्ता क्या है? ईरान अगर हमला नहीं करता है, मान लीजिए कि वो ईरान हमला नहीं करता है या छोटा-मोटा कोई पिद्दी हमला करके रह जाता है, तो इसका संदेश बहुत साफ जाएगा कि ईरान चाहे जितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कर ले, ईरान चाहे हिज़्बुल्लाह को हथियार दे दे, चाहे हूथी को हथियार दे दे, चाहे हमास को हथियार दे दे, चाहे वो इराक को हथियार दे दे, लेकिन जब सीधी जंग का मामला आएगा, तो ईरान पीछे हट जाएगा। ये ईरान के बारे में सिद्ध हो जाएगा। अभी तक भी ये देखा गया है कि ईरान-इराक वार के बाद ईरान कभी भी किसी वार में डायरेक्ट शामिल नहीं हुआ है।
हिजबुल्लाह को वो सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह वार में शामिल होता है, हिजबुल्लाह लगातार युद्ध पे है। हमास को वो सपोर्ट करता है, इसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, हूथी को करता है, इराकी मिलिशिया को करता है और ये अपने-अपने तरीके से हमला करते रहते हैं। लेकिन ईरान अभी तक किसी सीधे हमले से बचता रहा है। लेकिन इस बार इज़राइल ने लगातार दूसरी बार ईरान के अंदर लगभग घुसकर हमला किया है। पहली बार आप सीरिया का जानते हैं कि सीरिया में ईरान का जो दूतावास था, उस दूतावास पे हमला करके ईरान के एक सीनियर लीडर को मारा गया और दूसरी बार ये हुआ है कि ईरान के अंदर हानिया थे और हानिया के पूरी तरह से सुरक्षा का जो जिम्मा था वो ईरान के ऊपर था, तो एक तरह से ईरान की सीमा में वायलेट किया गया है। आप कह सकते हैं अगर हिंदुस्तानी हैं आप तो मोदी जी जिस भाषा में बात करते हैं कि घुस के मारा गया है। अब ये घुस के मारे जाने के बावजूद अगर ईरान कोई रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करके रह जाता है, तो फिर अगली बार से उसकी थ्रेट्स को, उसकी धमकियों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेने वाला है। एक बात तो ये तय है। दूसरा मामला ये हो सकता है कि ईरान जिस जंग में जाने अगर जाता है, तो वो उसके पहले ये तय कर रहा हो, उसको पता है कि अगर ये जंग शुरू होती है, तो इज़राइल के साथ खड़ा होगा अमेरिका, उसको अच्छी तरह से पता है और अमेरिका ने ये सारा कुछ कह भी दिया है। हालाँकि तमाम सारे बयानात आते रहते हैं, जो बाइडेन का बयान आया कि जंगबंदी को लेकर, युद्ध विराम को लेकर जो बातचीत चल रही थी, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने मुझसे झूठ बोला। एक बयान आया था कि बेंजामिन नेतन्याहू अगर फुल फ्लेज वार पे जाता है तो अमेरिका से सहायता की उम्मीद ना करें, लेकिन ये सब बेकार की बात है। अमेरिका 100% सहायता करेगा इज़राइल की, ये हर आदमी जानता है, ईरान को अच्छी तरह से पता है। अब ईरान की जब लड़ाई होगी, मान लीजिए लड़ाई शुरू होती है और उसमें साथ देता है अमेरिका इज़राइल का, तो ईरान को भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। अकेले इन दोनों मुल्कों का मुकाबला करना उसके लिए भी आसान नहीं होगा। तो एक संभावना ये हो सकती है कि वो इस बीच में रशिया और चाइना से लगातार बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया तीनों के बयान आए हैं और रशिया से हथियार आए हैं। और काफ़ी कहा जा रहा है काफ़ी आधुनिक हथियार वहाँ पे पहुँचे हैं, काफ़ी मॉडर्न हथियार वहाँ पे पहुँचे हैं। तो एक मामला ये हो सकता है कि ईरान जो है, वो ये देख रहा हो कि रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया या इस तरह के जो मुल्क हैं, वो किस हद तक जाकर सहायता करेंगे। क्योंकि अमेरिका की कोई हद नहीं है, अगर अमेरिका इज़राइल के साथ वार होता है, तो अमेरिका इज़राइल की हर तरह से सहायता करेगा, माली सहायता करेगा, हथियार से सहायता करेगा, वो अपने सैनिक भी भेजेगा। तो अगर इतनी बड़ी पावर इज़राइल के पीछे खड़ी है, तो हो सकता है और सबको पता है कि अगर ये जंग शुरू होगी, तो ये लंबी जंग होगी। ये कोई 4 दिन में, 2 दिन में, एक सुबह हमला किया, एक शाम को हमला किया, मामला खत्म, ऐसा नहीं होगा। ये जंग जो होगी, वो लंबी जंग होगी। तो बहुत मुमकिन है कि ईरान ये देख रहा हो कि रशिया और चाइना किस हद तक हमारी सहायता करेंगे क्योंकि हिज़बुल्लाह है, हमास है, ये सब सारे कुछ हैं। लेकिन इन सब के पास तो उतनी ही टेक्नीक है जितनी ईरान ने दी है। इन सबों के पास तो उतना ही पैसा है जितना ईरान ने दिया है। अपना बहुत कुछ नहीं है, हिज़बुल्लाह के पास है, लेकिन हूथी और हमास को अगर देखें तो जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उसमें वो बहुत आगे तक नहीं जा पाएँगे, जान दे सकते हैं। लेकिन लड़ाई सिर्फ जान दे के नहीं की जाती है, लड़ाई के लिए टेक्नीक चाहिए, पैसा चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चाहिए। तीसरी बात जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये भी हो सकता है कि ईरान इस जंग को शुरू करने से पहले अपने अंदर की सारी सफाई कर लेना चाहता हो। कल भी मैंने बताया था, पहले भी मैंने कहा था कि जिस तरह से हानिया को प्रोजेक्टाइल से मारा गया है, ये मुमकिन ही नहीं है कि ईरान में कोई भीतर का आदमी उसमें शामिल नहीं हो। तो ये भी एक हो सकता है क्योंकि काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि अंदर के काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो हो सकता है ईरान अपना घर पहले साफ भी कर लेना चाहता हो। तो ये फिलहाल वो हालात हैं जिनको देखकर देखते रहना होगा कि आगे ईरान किस तरह का कदम उठाता है या नहीं उठाता है। फिलहाल जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई कदम तो ज़रूर उठाएगा और इसी कदम से ईरान का फ्यूचर भी तय होगा क्योंकि बहुत साफ बात है कि अगर ईरान इस बार जंग में नहीं जाता है या फिर खुद को बाहर रखने की कोशिश करता है, तो ईरान के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो इंग्लैंड वाली खबर और ईरान की खबर दोनों को अगर जोड़ दें, सारा कुछ जोड़ दें, तो ये लड़ाई पहले से ही इंटरनेशनल हो चुकी है। फ़लस्तीन के साथ आम लोग हैं, फ़लस्तीन के साथ स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं। जहाँ आप जाइए, मैं यूरोप में घूम रहा हूँ, फ़लस्तीन के समर्थन में लिखे हुए नारे कई जगहों पर मिलते हैं, कई घरों से फ़लस्तीन के झंडे लटके हुए मिलते हैं, ये आम लोग हैं। आम लोग सोशल मीडिया से, बाकी जगहों से ये देख पा रहे हैं कि इज़राइल फ़लस्तीन के साथ क्या कर रहा है।
लेकिन इज़राइल के साथ उसका पूरा एक तंत्र है, मोसाद आप जानते हैं दुनिया की सबसे भयानक गुप्तचर एजेंसी मानी जाती है। एक पूरा तंत्र है जो लगभग पूरे यूरोप में जिसके लोग हैं, जिसने नेताओं को खरीद के रखा है और वो अपने तरीके से लगातार उन लोगों को पिन डाउन करने की कोशिश करता है, जो लोग फ़लस्तीन के फ़ेवर में बोल रहे हैं। तो ये एक जंग 2 लेवल पे चल रही है, एक हथियारों के लेवल पे चल रही है, जो इज़राइल और फ़लस्तीन में चल रही है। दूसरी सूचना के लेवल पे चल रही है, जो सारी दुनिया में चल रही है और हम सब उसी दूसरी जंग में शामिल हैं, जो इज़राइल का दुष्प्रचार है, जो अमेरिका का दुष्प्रचार है। उसके बरअक्स हम कोशिश करते हैं कि जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो ढूँढने पे जानकारियाँ मिलती हैं, उनको आप तक लेकर आएँ। आप लोग देखते हैं, वीडियोज़ दूर तक पहुँचाते हैं, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। और अगर हमारी मदद करना चाहते हैं, जो पिन कमेंट है हमारा, जो डिस्क्रिप्शन है, उसको खोल के देखें। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जुड़े रहेंगे, तभी तो हम लगातार पूरी हिम्मत से कैमरे और सत्ता की आँख में आँख डालकर सच बोल सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।